बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। हम इस पे पहले थोड़ी सी बात कर भी चुके, तो हम उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। हमने अभी तक अरिथमेटिक मीन की बात की कि अरिथमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन मुख्तलिफ किस्म के डाटा हों तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मीडियन की। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है, तो हम इन सब की बात इसी टॉपिक के अंदर करते जाएंगे। मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल्स कैसे करने हैं, डिसाइल्स कैसे करने हैं और परसेंटाइल्स कैसे करने हैं। मीडियन की हम बात करें तो मैंने डेफिनेशन में लिखा, इट इज सिंगल वैल्यू which divides a distribution into two equal parts in such a way that the values in one part are smaller and the values on the other part are greater than it। यानी डेटा के मीडियम दो बराबर हिस्से कर देगा इस अंदाज के साथ कि सेंटर में मीडियन होगा, उसकी एक डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होंगी और दूसरी डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होंगी। जाहिर है डेटा अरेंज होगा तो फिर ये पोजीशन बनेगी। तो मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने से पहले हमने डेटा को अरेंज करना होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मीडियन divides the arranged data set into two equal parts in such a way that values in one side are smaller than it and the values on other side are greater than it। अच्छा, अगर हम डाटा के दो हिस्से करने की बजाय चार हिस्से करना चाहें उसके, तो क्या करना होगा? चार हिस्से करने के लिए उसमें 3 कट लगेंगे, जैसे दो हिस्से करने के लिए एक कट लगा था। मीडियन जो है उसने डाटा के दो हिस्से किए हैं लेकिन मीडियन की वैल्यू 1 है। इसी तरह क्वार्टाइल्स ने डाटा के 4 क्वार्टर बनाने हैं, तो क्वार्टर्स 4 बनेंगे लेकिन क्वार्टाइल्स 3 होंगे। क्वार्टाइल्स से मुराद वो 3 प्लेसेस हैं जहां पे उसको कट लगेगा। जैसे मीडियन वो सिंगल वैल्यू है जो डाटा का सेंटर है, जो उसके दो बराबर हिस्से करती है। ऐसे क्वार्टाइल्स जो हैं वो हिस्से 4 करेंगे लेकिन क्वार्टाइल्स 3 होंगे। आप थोड़ा सा अगर डायग्राम पे नज़र दौड़ाएं तो वहां से ये चीज़ आपको वाज़ेह हो रही होगी। जब हम डाटा को अरेंज करेंगे ना, ग्राफ पेपर पे अरेंजमेंट आप देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक्सट्रीम लेफ्ट पे और सबसे बड़ी वैल्यू चली जाएगी एक्सट्रीम राइट पे। जो गिवन डाटा है उसमें तरतीब कुछ भी हो सकती है, जब आप उसको अरेंज ऑर्डर में लेके आएंगे तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस पे चली जाएंगी। अब ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, सारी वैल्यूज इस रेंज में पड़ी हुई। अगर हम इसके दो बराबर हिस्से करना चाहें तो यहाँ पे इसको कट लगाएंगे
जो वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही होगी वो डाटा की कोई वैल्यू भी हो सकती है, अदर देन डाटा वैल्यू भी हो सकती है। उसको हम मीडियन का नाम देंगे। ये अगर वैल्यूज उनमें से ही आएगी तो वो वैल्यू ट्रेस होगी, और अगर कोई वैल्यू उनसे बाहर से होगी तो वो कैलकुलेट होगी। लोकेशन इसकी यही होगी। अब इसी डाटा को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो सेंटर में ये एक कट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो राइट साइड वाली डायरेक्शन जो है उसके भी 2 हिस्से बराबर कर देंगे, और राइट लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन जो है उसके भी 2 बराबर हिस्से कर देंगे। तो Q2 जो है वो मीडियन ही होगा, यानी Q2 ग्राफिकली आप देख रहे हैं मीडियन के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो अगर हम सेम डेटा से मीडियन और Q2 यानी क्वार्टाइल सेकंड फाइंड करें तो ये वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो क्वार्टाइल्स में मैंने लिखा क्वार्टाइल्स आर प्रोड्यूस्ड when the distribution are divided into 4 equal parts। 4 equal parts हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन के बना दिए। तो मैंने अभी कहा कि कट 3 लगेंगे, 4 नहीं लगेंगे। कट 4 लगेंगे तो फिर इससे 5 हो जाएंगे, हम इससे 4 बनाना चाहते हैं। क्वार्टर्स 4 बनाना चाहते हैं तो कट कितने लगेंगे? 3। उनमें से जो पहला कट होगा इसको हम Q1 का नाम देंगे, क्वार्टाइल 1। जो दूसरा होगा उसको हम Q2 या क्वार्टाइल 2 का नाम देंगे, और जो तीसरा होगा उसको हम Q3 या क्वार्टाइल 3 कहेंगे। इनके लिए Q1 की जगह पे लोअर क्वार्टाइल, Q2 की जगह पे मिडल क्वार्टाइल या सेंट्रल क्वार्टाइल, और Q3 की जगह पे अपर क्वार्टाइल या मैक्सिमम क्वार्टाइल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। मैं इसको दोहरा देता हूँ। मैंने कहा Q1 का दूसरा नाम है फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल या मिनिमम क्वार्टाइल। Q2 का दूसरा नाम है सेकंड क्वार्टाइल या मिडल क्वार्टाइल या सेंट्रल क्वार्टाइल। Q3 का दूसरा नाम है थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल या मैक्सिमम क्वार्टाइल। अब ये तो क्वार्टाइल्स की कलेक्टिव डेफिनेशन हो गई जी। क्वार्टाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, या आप कह सकते हैं quartiles divide the data set into 4 equal parts। अब क्वार्टाइल्स में हम इनको अलग-अलग डिफाइन करना चाहें तो हम Q1 को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे Q1 is a quartile which divide the data set into 2 parts। Q1 जो है वो डाटा के 2 हिस्से कर रहा है, लेकिन किस अंदाज के साथ? इस अंदाज के साथ कि Q1 से बिलो 25% डाटा है और Q1 से अबव 75% डाटा है। या आप कह सकते हैं Q1 से नीचे वैल्यूज की तादाद है 1/4 और Q1 से ऊपर वैल्यूज की तादाद है 3/4। आप कह सकते हैं 25 ऑब्जर्वेशंस Q1 से नीचे हैं और 75 ऑब्जर्वेशंस Q1 से ऊपर हैं साइज में, यानी Q1 से छोटी और बड़ी की सेंस में बात करें तो 25 ऑब्जर्वेशंस Q1 से छोटी और 75 ऑब्जर्वेशंस Q1 से बड़ी। अगर हम Q2 को डिफाइन करना चाहें हम कहेंगे सेंट्रल क्वार्टाइल और मिडल क्वार्टाइल divide the data set into 2 equal parts such that 50% of the observations are smaller than it and other 50% are greater than it। आपको याद होगा मीडियन में हमने यही बात कही थी कि उससे स्मॉलर भी 50% होती हैं और उससे ग्रेटर भी 50% होती हैं। सेम इज द केस विद Q2। Q2 से नीचे भी 50% है और Q2 से ऊपर भी 50% है। ये भी लॉजिकल है कि Q1 जो है वो मीडियन के बराबर आएगा, क्योंकि सेम डेटा सेट में मीडियन भी 50-50 में डिवाइड कर रहा है उसको और Q2 भी उसको 50-50 में डिवाइड कर रहा है।
हम डिफाइन करना चाहें Q3 को, हम कहेंगे थर्ड क्वार्टाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू 2 पार्ट। याद रखिए यहाँ पे मैंने 2 इक्वल नहीं कहा। Q3 divide the data set into 2 parts in such a way that 75% of the observations are smaller than it and 25% are greater than it। Q1 में हमने कहा था कि इससे स्मॉलर 25 है और ग्रेटर 75 है। Q3 में हम कह रहे हैं कि इससे स्मॉलर 75 है और उससे ग्रेटर 25। यहाँ से आपको ये इंडिकेशन भी मिलती है कि Q1 और Q3 Q2 से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये वाला, ये टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास है 4 इंचेस 4 इंचेस, तो Q1 तक 1 इंच है, Q2 तक 2 इंच है, Q3 तक 3 इंच है एंड लास्ट तक ये 4 इंच है। अगर हम डेटा के 4 की बजाय 10 बराबर हिस्से करना चाहें, 10 के लिए हम डेसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। डेटा के 10 बराबर हिस्से करने हैं तो हमें 9 कट लगाने होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 हिस्से करने के लिए 1 कट लगाया था, 4 हिस्से करने के लिए 3 कट लगाए थे, तो 10 हिस्से करने के लिए 9 कट लगेंगे। तो डिसाइल्स कितने होंगे? 9 होंगे। मैंने लिखा जी डिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड when the distribution are divided into 10 equal parts। जब हम उसको कलेक्टिवली डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे हम इक्वल का लफ्ज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने क्वार्टाइल्स में कहा था, क्वार्टाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लेकिन जब हमने इंडिविजुअली उनको डिफाइन करना है फिर इक्वल नहीं आना। जैसे क्वार्टाइल्स 4 बराबर हिस्से तो कर रहे हैं, लेकिन Q1 जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डेटा की तो वो 2 हिस्से बना रहा है। एक हिस्सा वो जो Q1 से नीचे और दूसरा Q1 से ऊपर है, तो जाहिर है ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है। इसी तरह Q3 से नीचे और ऊपर ये दोनों हिस्से भी आपस में साइज में बराबर नहीं है, तो उसको हम फिर डिफाइन कर देते हैं कि ये साइज कितना होगा। तो डिसाइल्स आपके पास आएंगे जब आप डेटा के 10 बराबर हिस्से करेंगे। हिस्से तो 10 बनेंगे लेकिन डिसाइल्स की तादाद 9 होगी, तो मैंने लिखा डिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब आ जाए हम इनको इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहें। D1 डिसाइल 1, डिसाइल 1 डेटा के कितने हिस्से करेगा? 2 हिस्से करेगा। किस अंदाज के साथ? इस अंदाज के साथ कि 10% डेटा इससे नीचे होगा और 90% डेटा इससे ऊपर होगा। ऑब्जर्वेशंस का 10% P1 से छोटी होंगी और 90% जो है वो P1 से बड़ी होंगी, D1 से। सिमिलरली D2 क्या करेगा? D2 डेटा के 2 हिस्से करेगा, लेकिन इस अंदाज के साथ कि 20% ऑब्जर्वेशंस इससे छोटी होंगी और इससे बड़ी होंगी फिर जाहिर है 80%। D3 ने डाटा के 2 हिस्से करने हैं, उससे नीचे होंगी 30% और उससे ऊपर होंगी 70%। D4 ने डाटा के 2 हिस्से करने हैं इस अंदाज के साथ कि 40% ऑब्जर्वेशंस इससे छोटी होंगी, 60% इससे बड़ी होंगी। D5 ने डाटा के 2 हिस्से करने हैं इस अंदाज के साथ कि 50% ऑब्जर्वेशन इससे छोटी होंगी और 50% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होंगी। गौर कीजिए, हमने D5 की डेफिनेशन में फिर वही बात कर दी जो Q2 में की थी, जो मीडियन में की थी। हमने मीडियन में कहा था इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 50% are smaller than it and 50% are greater than it। यही बात हमने Q2 में कही थी कि 50% are smaller than it and 50% are greater than it।
D5 में फिर हमने 50-50 कहा है, तो जाहिर है सेम डेटा सेट के लिए जो वैल्यू मीडियन की होगी वही वैल्यू Q2 की होगी, वही वैल्यू D5 की होगी। D6 को हम इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहें, डिसाइल 6 को हम कहेंगे डिसाइल 6 डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स such that 60% of the observations are smaller than it and 40% are greater than it. D7 की बात करें तो हम कहेंगे it divides the data set into 2 parts such that 70% of the observations are smaller than it and remaining 30% are greater than it. D8 की बात करें तो हम कहेंगे divide the data set into 2 parts such that 80% of the observations are smaller than it and 20% are greater than it. D9 की बात करें तो हम कहेंगे it divides the data set into 2 parts such that 90% of the observations are smaller than it and 10% are greater than it. तला हम D10 को कैसे डिफाइन करेंगे? मोहम्मद तला, D10 को कैसे डिफाइन करेंगे? जहीर अहमद, D10 को कैसे डिफाइन करेंगे? जहीर अहमद हमारे साथ हैं? D10 एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, मैंने एक से ज्यादा दफा कहा D10 एग्जिस्ट नहीं करता शहजादे, D10 एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है D10 डायग्राम में? बिल्कुल ऐसे जैसे Q4 एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, क्वार्टाइल्स 3 होंगे, 4 नहीं होंगे, क्वार्टर्स 4 बनेंगे, डेटा के हिस्से 4 होंगे, क्वार्टाइल्स 4 नहीं होंगे, बल्कि क्वार्टाइल्स कितने होंगे? 3 होंगे। इसलिए कि क्वार्टाइल्स 4 हो जाएं तो डेटा के हिस्से फिर 5 हो जाएंगे। हम 4 हिस्से बनाना चाह रहे हैं, डिसाइल्स में हम 10 हिस्से बनाना चाह रहे हैं। अगर हम इसको 10 कट लगा देंगे तो हिस्से 11 हो जाएंगे, हमने 10 हिस्से बनाने हैं। तो मैक्सिमम डिसाइल जो है वो D9 होगा। D10 एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल ऐसे जैसे Q4 एग्जिस्ट नहीं करता। आ जाए हम बात करते हैं सेम डेटा सेट के अगर हम 100 बराबर हिस्से करना चाहें, उनको हम परसेंटाइल्स का नाम देते हैं। मैंने लिखा परसेंटाइल्स आर प्रोड्यूस्ड when the distribution are divided into 100 equal parts, 100 equal parts उसके बन जाएंगे। इस तरह की बात हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है। जाहिर है अगर डाटा का साइज ही 7, 8, 9 यूनिट्स है तो उसमें तो हम परसेंटाइल्स की बात नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर हमारे पास डाटा जो है वो थाउजेंड्स में हो, वहां पे हम परसेंटाइल्स की बात कर सकते हैं। तो परसेंटाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मैं इसकी डायग्राम पे दोबारा आता हूं। सबसे पहला परसेंटाइल जो होगा वो P1 कहलाएगा, परसेंटाइल 1। परसेंटाइल टोटल होंगे कितने? अगर हम 100 बराबर हिस्से करना चाहते हैं तो परसेंटाइल कितने बनाने होंगे? तलहा क्या कहते हैं? 99। 99 कट लगाएंगे हम तो डेटा के 100 हिस्से बनेंगे। जो पहला कट लगेगा वो P1 कहलाएगा। उसको मैं डायग्राम में शो नहीं कर सका। यहाँ पे जहां पे डाटा शुरू होता है आप जरा अंदाजा लगा लें कि इसके हमने 100 हिस्से किए हैं। जहां पे मैंने P10 लिखा है, P10 से नीचे हमने 10 हिस्से करने हैं। तो P10 से नीचे अगर 10 हिस्से करने हैं तो 9 कट लगेंगे। P10 के बिल्कुल साथ करके आएगा P9, फिर P8, फिर P7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी इतने से पैच के 10 हिस्से बनेंगे। उनमें से जो पहला, सबसे पहला जो कट होगा उसको हम P1 का नाम देंगे, परसेंटाइल 1 का। परसेंटाइल 1 को हम इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहें
तो हम कहेंगे P1 या परसेंटाइल 1 या मिनिमम परसेंटाइल या लोअर परसेंटाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स such that 1% of the observations are smaller than it and 99% are greater than it. P1 से नीचे डेटा 1% और P1 से ऊपर डेटा 99%. सिमिलरली P2 की बात करें तो इट डिवाइड द डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स. अब इनके साथ हम इक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. 2 पार्ट्स बनेंगे डेटा के, लेकिन तरतीब क्या होगी, रेशो क्या होगी कि 2% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉलर देन इट एंड 98% आर ग्रेटर देन इट. जब हम बात करेंगे P10 की तो हम कहेंगे percentile 10 divide the data set into 2 parts such that 10% of the observations are smaller than it and 99% are greater than it. आपको याद होगा हमने D1 में यही बात कही थी. D1 में हमने कहा था 10% smaller and 90% greater. P10 में भी हम यही बात कर रहे हैं कि 10% smaller 90% ग्रेटर. तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलती है कि जब हम सेम डेटा सेट के लिए D1 और P10 कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर सेम मिलना चाहिए. P10 के बाद आएगा P11 जिससे नीचे 11% होगा और ऊपर कितना होगा जी 89%. इसी तरह से जब हम P20 पे पहुंच जाएंगे तो इससे नीचे होगा हमारे पास 20% और इससे ऊपर होगा हमारे पास 80%. और हमने यही बात D2 में की थी. हमने कहा था डिसाइल 2 से नीचे 20% डेटा और डिसाइल 2 से अबव होगा 80%. तो जब हम एक ही डेटा सेट में D2 और P20 कैलकुलेट करेंगे हमें सेम आंसर मिलेगा. यहाँ पे P20 से थोड़ा आगे करके आएगा P25. P25 की डेफिनेशन हम करेंगे तो हम कहेंगे P25 डिवाइड द डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 25% of the observations are smaller than it and 75% are greater than it. आपको याद है Q1 में हमने यही बात की थी. Q1 में हमने कहा था 25% इससे स्मॉलर है, 75% इससे ग्रेटर है. तो Q1 के सामने आएगा P25. अगर हम सेम डेटा सेट के लिए Q1 कैलकुलेट करें और P25 कैलकुलेट करें हमें सेम आंसर मिलना चाहिए. इसी तरह से D3 के सामने आ जाएगा P30, D4 के सामने आ जाएगा P40, D5 के सामने P50 आप देख रहे हैं, D6 के सामने P60, D7 के सामने P70, D8 के सामने P80 और D9 के सामने P90. हर डिसाइल के सामने हमें एक परसेंटाइल जरूर मिलेगा, लेकिन हर परसेंटाइल के सामने डिसाइल मिलना जरूरी नहीं है. जैसे अब देख रहे हैं D1 है तो इसके सामने P10 आ गया, D2 के सामने P20 आ गया. जितने भी हमने डिसाइल लिखे हैं सबके सामने परसेंटाइल मौजूद होगा. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि P25 के सामने डिसाइल कौन सा है, जहीर अहमद क्या कहेंगे? P25 के सामने कौन सा डिसाइल है? P25 के सामने नहीं बचे. D3 से नीचे कितने परसेंट डेटा होगा? 30%. तो P25 के नीचे 25% होगा. तो ये बराबर कैसे होगा? किसके सामने जी? P25 के सामने Q1 होगा, डिसाइल कोई भी नहीं होगा. बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि P53 के सामने कौन सा डिसाइल होगा जी? P53.
नहीं, जीशान है, जीशान अहमद, आप क्या कहते हैं? जीशान अहमद हमारे साथ हैं। P53 के सामने डिसाइल कौन सा होगा? P नहीं, P6 के सामने कोई कोई भी नहीं होगा। P53 के सामने कोई डिसाइल नहीं होगा। D6 के सामने तो P60 आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने अभी कहा कि हर डिसाइल के सामने परसेंटाइल होगा, लेकिन हर परसेंटाइल के सामने डिसाइल होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर डिसाइल के सामने क्वार्टाइल होना जरूरी नहीं। आप देख रहे हैं सिर्फ D5 है एक ऐसा जिसके सामने हमें Q2 मिला, बाकी किसी डिसाइल के सामने हमें क्वार्टाइल मिला ही नहीं। हम बात करें D6 की, तो इसके सामने आ जाएगा P60, D7 के सामने P70, D8 के सामने P80। तो जाहिर है P75 D7 और D8 के सेंटर में आएगा, और जब हम उसको डिफाइन करेंगे हम कहेंगे 75% डेटा इससे नीचे होगा, 25% डेटा इससे ऊपर होगा। तो यही बात हमने Q3 में कही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 और P75 का आंसर हमें सेम मिलना चाहिए। हम जब न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो हम इन चीज़ों को साथ साथ चेक भी करते जाएंगे, ग्राफिकली भी आपको बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है। इसी तरह T9 के सामने हमारे पास आएगा P90। P90 में हम कहेंगे कि 90% डेटा इससे नीचे होगा, 10% डेटा उससे ऊपर होगा। तो परसेंटाइल हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा होगा ज़हीर अहमद? ज़हीर अहमद मुझे सुन रहे हैं? P99 होगा, जो यहाँ पे मैंने शो नहीं किया हुआ। P99 यहाँ पे करके कोने में आएगा जहां पे अभी आप कर्सर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे P1 इस कोने में था। P1 के नीचे 1% डेटा था, तो P99 के ऊपर 1% डेटा होगा। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि P1 और P99 एक दूसरे का उलट कर देंगे रेशो को, बिल्कुल ऐसे जैसे Q1 और Q3 ने एक दूसरे की रेशो को उलट कर दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे D1 और D9 ने एक दूसरे की रेशो को उलट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मीडियन, क्वार्टाइल 2, डिसाइल 5 और परसेंटाइल 50 का आंसर हमें सेम मिलेगा। चलते हैं जी हम फर्दर। मैंने एक डेटा लिया आपके सामने, इंडिविजुअल आइटम्स का डेटा, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंगल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मैंने कहा कि फाइंड आउट मीडियन Q1, Q3, डिसाइल 4, डिसाइल 7, परसेंटाइल 64, परसेंटाइल 83। आप जो भी फाइंड करना चाहें वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये टोटल अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो ये कितने फार्मूला बन जाएंगे जी? इनको याद करना मुमकिन नहीं होता, आपने इसको लॉजिकली लेके चलना है, फिर ये ऑटोमेटिकली फार्मूला बन जाएंगे। मसलन मीडियन एक है तो एक फार्मूला इसका होगा, क्वार्टाइल 3 है तो 3 फार्मूला इसका होंगे, 3 और 1 कितने हो गए जी? 4। 9 फार्मूला होंगे डिसाइल के, 9 और 4 कितने हो गए जी? 13। और 99 फार्मूला होंगे परसेंटाइल के, तो ये 112 फार्मूला होंगे। इनको इस तरह से याद नहीं रखा जा सकता। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, इसका लॉजिकल मेथड, कि इसको आपने याद किस तरह से रखना है। आप उस तरह से याद रखेंगे तो फिर ये आपको याद रहेंगे। 112 फार्मूला बनेंगे कैसे? मीडियन है तो डिवाइजर में 2 आना है, इसलिए कि हम डाटा के कितने हिस्से कर रहे हैं? 2 हिस्से कर रहे हैं। अगर आपके पास क्वार्टाइल है तो डिवाइजर में 4 आना है, इसलिए कि हम डाटा के हिस्से कितने कर रहे हैं? 4 हिस्से कर रहे हैं। डिसाइल है तो डिवाइजर में 10 आना है, इसलिए कि डाटा के हम हिस्से कितने कर रहे हैं? 10 हिस्से कर रहे हैं।
अगर परसेंटाइल है तो डिवाइजर में 100 आना है, इसलिए हम डाटा के 100 हिस्से कर रहे हैं। डिवाइजर में क्या आना है जी? या तो 2 आना है, या 4 आना है, या 10 आना है, या 100 आना है। 2 कब आना है? जब मीडियन की बात होगी, लॉजिकल सी बात है, डाटा के 2 हिस्से हो रहे हैं। 4 कब आना है? जिस वक्त डाटा के 4 हिस्से हो रहे हैं, क्वार्टाइल्स में 4 हिस्से होते हैं, डिसाइल में 10 हिस्से होते हैं, तो डिवाइजर में 10 आना है, और परसेंटाइल में 100 हिस्से होते हैं, तो डिवाइजर में 100 आ गया। ये तो हो गया कि डिवाइजर में क्या लिखना है। शुरू में क्या लिखना है? डाटा के 2 हिस्से करने हैं। ऊपर लिखा आपने n+1 th वैल्यू, मीडियन एक ही है तो ये n+1 ही रहेगा। ये है n+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लिखते हैं 7th वैल्यू, या आप लिखते हैं 5th वैल्यू, 5 के साथ th लिखा होता है। तो 5th वैल्यू का मतलब 5 नहीं होता, बल्कि ये लोकेशन है उसकी 5 की, ये उसका हाउस नंबर है, ये उसकी लोकेशन शो करेगा कि कहाँ पे है। वो हम ट्रेस कर लेंगे तो वो हमें वहां से आंसर मिल जाएगा। तो हमने लिखा है n+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। n से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने शुरू में कहा था कि इसमें हमें डाटा को अरेंज भी करना होगा, इसलिए कि अरेंज ऑर्डर में हमने 2 हिस्से करने हैं। अगर हम यहीं पे डाटा के 2 हिस्से कर दें, आप देखें यहाँ पे फर्ज कर लें हम कहते हैं 44 है, तो 56 44 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, जबकि इधर 60 भी 40 से बड़ा है। तो सारी की सारी बड़ी और छोटी एक डायरेक्शन में लेके जानी है। तो सबसे पहला काम करना है कि एक्स को अरेंज करना है छोटे ऑर्डर से बड़े ऑर्डर की तरफ, जिसे आप मैथमेटिक्स में नाम देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू मुझे डाटा में नजर आई 24, में उसको पहली पोजीशन पे ले आया। उससे बड़ी मुझे नजर आई 27, उसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। 30 को हमने तीसरी पोजीशन दी। 35 उससे बड़ा था। 37, 40, 44, 51, 56 और 60, ये 10 वैल्यूज थी। तो हमने इन 10 वैल्यूज को यहाँ पे यूं अरेंज कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी पोजीशन लिख सकते हैं, ऊपर कॉलम का टाइटल दें पोजीशन। इसकी पोजीशन 1 हो गई, इसकी पोजीशन 2 हुई, इसकी पोजीशन 3 हुई, इसकी 4, इसकी 5 एंड सो ऑन। हमने डेटा में n की वैल्यू लगाई जो 10 थी। 10+1 11 हुआ। 11 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 5.5 th वैल्यू। 5.5 is exactly in the center of 5th and 6th वैल्यू। आप डेटा पे आ जाएं, अरेंज डेटा पे 1 2 3 4 5। 5 पे हमारे पास है 37 और 6 पे हमारे पास है 40। इन दोनों का सेंटर यहाँ पे बनेगा जी, जहाँ इस वक्त आप कर्सर देख रहे हैं, 37 और 40 के दरमियान में। आप यहाँ चाहें तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी आप करें 37 + 40 डिवाइडेड बाई 2, आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 77। आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 38.5, जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन का तरीका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आपको एक जनरल क्राइटेरिया दिया है। उस जनरल क्राइटेरिया को यूज करते हुए आप परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, सारी की सारी चीजें एक ही फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि सबसे पहले लिखें डेसिमल से पहले वाली वैल्यू। ये 5.5 जो लिखा ना, इसमें से पहले वाला 5 जो है उस पोजीशन वाली वैल्यू उठाएं। 5 पोजीशन पे वैल्यू आ रही है 37। 37 को एज इट इज उठा के यहाँ पे लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया 37। उसके बाद इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करें। 5.5 था तो ये है 5 और 6 के दरमियान में। 5 वाली वैल्यू हमने उठा के एज इट इज लिख दी। 5 और 6 का डिस्टेंस हुआ 40 - 37। 40 - 37 करके इसको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इंक्लूडिंग डेसिमल। डिस्टेंस था 40 - 37, तो ये 0.5 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3 × 0.5, ये 1.5 बना। 1.5 को हमने 37 में ऐड कर दिया तो हमें आंसर सेम मिल गया 38.5। मैं फिर कहूँगा
यहाँ पे आसान था कि आप 37 और 40 को ऐड करते, 2 पे डिवाइड करते, आपको यही आंसर मिलना था। लेकिन ये जनरल फार्मूला नहीं होगा, ये सिर्फ मीडियन में यूज होगा। जब आप क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में जाएंगे तो फिर दूसरे की बात हम करेंगे। मैं ये तरीका आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं। हमारे पास 5.5 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू, 5 पोजीशन पे हमारी वैल्यू है 37, 6 पोजीशन पे हमारी वैल्यू है 40। हम ढूंढ रहे हैं एट द पोजीशन 5.5। हमने 37 से आगे जाना है और 40 से पीछे रहना है। 37 से कितना आगे जाना है? 37 से आगे जाने के लिए 37 में हमने ऐड करना है। 37 प्लस मैंने लिख दिया। ये 37 कहाँ से आई? ये 5वीं पोजीशन वाली वैल्यू आई। कितना आगे जाना है 37 से? जो इसका टोटल डिस्टेंस है उसका 0.5 आगे जाना है। ये 0.5 हमने यहां से उठाया है, पॉइंट के बाद वाला 5। तो 0.5 को जो उनका डिस्टेंस था वो था 40 माइनस 37। 0.5 को उसके साथ मल्टीप्लाई किया और 37 उसमें ऐड की दिया, हमें आंसर मिल गया 38.5। उसामा सलीम, इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये हमने 38.5 कैसे ट्रेस किया है? उसामा सलीम से पूछा। उसामा सलीम मुझे सुन रहे हैं? बुरहान क्या कहते हैं? बुरहान मुझे आंसर करेंगे? ये स्टेप क्लियर हुआ? बुरहान हमारे साथ हैं? टेन प्लस वन तो n+1 की वैल्यू है ना। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये 10 ऑब्जर्वेशन थी तो n की जगह पे मैंने 10 लिख दिया बस। 10+1 11 होता है, 11 को 2 पे डिवाइड किया। मैं इस स्टेप का पूछ रहा हूँ, ये जो वैल्यू हमने ट्रेस की है 5.5। बुरहान, इज इट क्लियर टू यू? आई एम टॉकिंग टू बुरहान। बुरहान हमारे साथ हैं? उसामा सलीम हमारे साथ हैं? उसामा सलीम, जीशान अहमद, जीशान अहमद हमारे साथ हैं? ये क्लियर है ये स्टेप? मैं नाम बोल रहा हूँ, आप मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें। बुरहान हसन मेरे साथ हैं? हमजा अहमद है हमारे साथ? हमजा अहमद मेरे साथ हैं? मोहम्मद तलहा, उसामा सलीम, जहीर अहमद, जीशान अहमद, बुरहान से आप में से जिसका राब्ता होता है मेरा उसको सलाम देना। हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल वंश, यहाँ डिवाइजर में क्या आएगा जी? 4 आएगा, इसलिए कि हमने 4 हिस्से करने हैं। तो वहां पे हमने n+1/2 लिखा था, यहाँ पे n+1/4 लिख दिया। n+1 डिवाइडेड बाई 4 th वैल्यू, ये हुआ 10+1 डिवाइडेड बाई 4 th वैल्यू। 10+1 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास बना 2.75 th वैल्यू। अब नोट करें, ये 2.75 को हमने जब ट्रेस करना है तो ये 2 और 3 के सेंटर में नहीं बनती, लिहाजा यहाँ ये फार्मूला नहीं चलेगा कि दूसरी और तीसरी को ऐड करें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें, बल्कि 2.75 का मतलब है it is a value in between second and third, but in such a way that if it is
75 kilometer away from 2, then it is only 25 kilometer away from 3. ये सेंटर में नहीं है। मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हम Q3 की बात करेंगे तो ये सेंटर में नहीं बनती, सेंटर में ये बनती है, ये सेंटर में बनती है। जो सेंटर में बनती है उसको तो हम 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जो सेंटर में नहीं बनती उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं चलेगा। मीडियन सेंटर में बन रही थी, हम 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड भी कर दें तो आंसर सेम आएगा, लेकिन 5.5 थी 5 और 6 के सेंटर में, बट 2.75 इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ सेकंड एंड थर्ड। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये वैल्यू अगर 2 से 75 किलोमीटर दूर है तो 3 से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। इसको कैसे ट्रेस करना है? 2 पोजीशन पे नंबर आने वाली वैल्यू एट द पोजीशन 2 डेटा में देख लें, सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो उठा के एज इट इज प्लेस कर दी, वो है जी 27 की दूसरी पोजीशन है, तो हमने वहां सबसे पहले 27 लिख दिया, ये मैंने लिखा 27 में ऐड क्या करना है? 27 में उन दोनों के डिस्टेंस का 0.75 ऐड करना है। किन दो के डिस्टेंस का? 2 और 3 के डिस्टेंस का। 2 और 3 का डिस्टेंस कैसे बनेगा? ये 2 है, ये 3 है, ये डिस्टेंस बनेगा 30 माइनस 27। 30 माइनस 27 का 0.75 कैसे बनेगा? 30 माइनस 27 को 0.7 से मल्टीप्लाई करके, तो हमने 30 माइनस 27 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 27 ऐड किया, तो हमारा आंसर है 29.25। आप जरा वहां जाके नोट करें 29.25 की जगह कौन सी बनेगी? ये 27 है और ये है 30, तो आप नोट कर रहे हैं 29.25 इज वेरी क्लोज टू 30 इंस्टेड ऑफ 27। ये वैल्यू 27 से ज्यादा दूर है जबकि 30 से कम दूर है, और ये कितनी ज्यादा और कम है, ये रेशो ये वाली बनती है जी 0.75। एक तरफ 75 किलोमीटर, दूसरी तरफ 25 किलोमीटर। Q3 की बात करेंगे तो n+1 के साथ 3 आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH वैल्यू, ये हुआ 3 into 11/4 TH वैल्यू, ये हुआ 8.25 TH वैल्यू। याद रखिएगा 8.25 इज नॉट द आंसर बट इट इज द लोकेशन ऑफ द आंसर। 8.25 कहाँ लाई करेगी? 8 और 9 के दरमियान में कहीं लाई करेगी। 8 और 9 के दरमियान में अगर इसने कहीं लाई करना है तो ये 8 से 25 किलोमीटर आगे होगी और 9 से 75 किलोमीटर पीछे होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये 75 किलोमीटर आगे थी और 25 किलोमीटर पीछे थी, ये 25 किलोमीटर आगे है और 75 किलोमीटर पीछे है। तो हमने 8 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू लिखी, वो है 51। फिर हमने 8 और 9 का डिस्टेंस लिया, वो है 56 माइनस 51। ये है हमारे पास 8 और ये है हमारे पास 9। डिस्टेंस बना 56 माइनस 51। तो 56 माइनस 51 का जो हमारे पास डिस्टेंस था उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया? इस वैल्यू के साथ, 0.25 के साथ, और जो जहां से आंसर मिला उसमें 51 ऐड कर दिया, तो आंसर हो गया 52.25। आप 52.25 को ग्राफ पेपर पे उन वैल्यूज के दरमियान रख के प्लेस करके चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दोनों के सेंटर में नहीं आती, बल्कि एक से ये ज्यादा करीब है और दूसरी से ज्यादा दूर है। बात होगी डिसाइल की तो डिवाइजर में 10 आ जाएगा, फोर्थ है तो ऊपर 4 आ जाएगा। अगर डिसाइल 1 की बात होगी तो ऊपर 1 रहेगा, यानी सिर्फ n+1 रहेगा। डिसाइल 2 की बात होगी तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 into n+1/10। डिसाइल 9 की बात होगी तो 9 into n+1 डिवाइडेड बाई 10 TH वैल्यू। 4 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये आंसर मिला 4.4 TH वैल्यू। अब वैल्यू एट द पोजीशन 4.4 हमें कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी 4 से आगे और 5 से पीछे।
4 से 40 किलोमीटर आगे और 5 से 60 किलोमीटर पीछे। कैसे ट्रेस करना है इसको? सबसे पहले चौथे नंबर पे आने वाली वैल्यू उठानी है डेटा में से। डेटा में चौथे नंबर पे वैल्यू हमारी कौन सी है? 1 2 3 4। चौथे नंबर के है 35 और पांचवें पे है 37। तो 35 को एज इट इज लिख लिया हमने, ये मैंने लिखा 35। फिर 0.4 किया, किसका? 0.4 किया हमने 37 माइनस 35 का, जो कि डिस्टेंस है चौथी और पांचवी का। उसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है उसमें 35 ऐड कर दिया, हमें आंसर मिला 35.8। डिसाइल 7 के लिए यहाँ पे 7 आ गया, 7 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। डिसाइल 8 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। डिसाइल 5 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। तो 7 इंटू 11 बाई 10 हमारे पास वैल्यू बनी 7.7। वैल्यू एट द पोजीशन 7.7 हुई, 7 और 8 के दरमियान में कहीं। 7 नंबर पे आने वाली वैल्यू हमने उठाई, वो थी 44। 8 पे हमारे पास आ रही थी 51, तो हमने 51 में से 44 माइनस किया। ये जो डिस्टेंस आया उसको हमने 0.7 से मल्टीप्लाई करके उसमें 44 ऐड कर दिया, जो कि पोजीशन थी 7th। हमारा आंसर हो गया जी 48.9। हम बात कर रहे हैं जी परसेंटाइल की। हमने लिखा P64, डिवाइजर में 100 आ गया क्योंकि हिस्से 100 हो रहे हैं, ऊपर n+1 है और यहाँ पे जो कुछ बेस में है वो ऊपर 7 शिफ्ट हो गया। 64 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100, ये आंसर बना 7.04 TH वैल्यू। ये 7 वैल्यू से आगे जाना होगा और 8th वैल्यू से पीछे रहना होगा। और कितना आगे जाना होगा? 7th वैल्यू से 4 किलोमीटर आगे जाना होगा और 8th वैल्यू से 96 किलोमीटर पीछे रहना होगा। 7वें नंबर पे आने वाली वैल्यू हमने उठाई, वो है 44। फिर हमने डिस्टेंस लिया 7वीं और 8वीं वैल्यू का, वो है 51 माइनस 44 और उसको मल्टीप्लाई किया 0.04 के साथ। तो ये बना डिस्टेंस, जितना हमने 44 से आगे जाना है उसको हमने 44 में ऐड किया, तो ये आंसर मिल गया 44.28। P83 परसेंटाइल 83 डेटा के 2 हिस्से करेगा, जिससे नीचे 83% और उससे ऊपर कितने परसेंट की? 17% होगा। तो ये हुआ 83 इंटू 11 बाई 100, ये बना 9.13 TH वैल्यू। ये 9वीं वैल्यू से आगे है और 10वीं वैल्यू से पीछे है। तो 9 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली, वो थी 56। फिर हमने डिस्टेंस लिया 9 और 10 वैल्यू का, वो हुआ 60 माइनस 56, उसको मल्टीप्लाई किया 0.13 के साथ, ये डिस्टेंस बन गया 4 इंटू 0.13 और इसको जब हमने 56 में ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हो गया 56.52। आप अपने तौर पे इस डेटा के लिए P50 कैलकुलेट कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या वो मीडियन, क्वार्टाइल 2 और डिसाइल 5 के बराबर आता है या नहीं आता। हमने डायग्राम में ये बात कही थी कि जो आंसर हमें मिलेगा मीडियन का, वो Q2 का, वो P50 का, वो D5 का सेम ही होगा। तो आप इन चारों को कैलकुलेट करके चेक करेंगे इस डेटा के लिए। फिर आप ये काम कर लें कि आप इसमें से डेटा में से चेक करें D2 और P20, चेक करें कि ये बराबर आते हैं या नहीं आते। फिर आप इसमें कैलकुलेट करें P75, P75 को Q3 के बराबर आना चाहिए। आप चेक करें कि ये बराबर आते हैं या नहीं आते। ये तो था जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड हो, इसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो, तो अगर आउट हो जाएं, मसलन ये वैल्यूज हमारे पास 10 हैं, मैं इसको बढ़ा के 11 कर दूं, मैं यहाँ एंड पे एक वैल्यू लिख दूं 65 की 11वीं पोजीशन होगी। जब आपके पास 65 की 11वीं पोजीशन हो जाएगी तो आपके पास n होगा 11, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा 6th वैल्यू। तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। बुक्स में आपको मीडियन के 2 फार्मूला लिखे हुए मिलेंगे।
कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो ये फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो ऑड हो तो ये फार्मूला यूज करें। आपने ये एक ही फार्मूला यूज करना है कतई नजर इसके कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। उसको ये ट्रेस करने का, मैनिपुलेट करने का मेथड जो है वो आपको आना चाहिए। अगर ये आपके पास होल नंबर आ गया 5.5 की बजाय 6 आ गया या 7 आ गया, फिर तो यहाँ से उठा के वैल्यू एज इट इज प्लेस कर दें। मसलन यहाँ पे 6 आ गया तो आप कहेंगे 6 पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है 40, सो 40 इज द आंसर। इसी तरह आपके पास फर्ज कर लें आ गया 9th वैल्यू, तो 9 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू उठा के आप प्लेस कर दें, आप कहें दिस इज द आंसर। अगर ये डेसिमल में आया है तो फिर आपको ये मैनिपुलेशन का तरीका आना चाहिए। आपने जो बुक में दो फार्मूला मुख्तलिफ लिखे हुए हैं वो दो नहीं यूज करने, आपने ये एक ही फार्मूला यूज करना है। एक को याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पे लेंगे जी सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बोले। कोई इस बारे में आपका सवाल है तो अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। सिस्टम ऑन रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ 2 मिनट में आपका कोई क्वेश्चन जो है वो लेना चाह रहा हूँ। आप इसकी बात कर रहे हैं 5.5। एक फिगर डेसिमल से पहले है और एक फिगर डेसिमल के बाद है। यहाँ बाई चांस ये दोनों फिगर जो है वो 5 हैं, पहले भी 5 है और बाद में भी 5 है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। तो ये जो डेसिमल से पहले वाला 5 है जो लेफ्ट साइड पे है आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेसिमल से पहले वाला 5, इस 5 पोजीशन वाली वैल्यू पे जाना है और उसको उठा के यहाँ प्लेस करना है। प्लेस कर दिया, वो वैल्यू है 37। अब 5.5 37, 5.5 पोजीशन पे जो वैल्यू आनी है वो 37 से तो बड़ी आनी है ना, 37 तो नहीं आनी ना। 37 तो 5 पोजीशन पे पड़ी है, 6 पोजीशन पे 40 पड़ी है, तो इनके दरमियान में जो भी वैल्यू आएगी वो 37 से बड़ी होगी और 40 से छोटी होगी। तो हमने वो वैल्यू ट्रेस करनी है जो 37 से बड़ी हो और 40 से छोटी हो। मैंने कहा यहाँ पे है 5.5, तो ये 5 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू को पहले एज इट इज लिख दिया। अब हमने डिस्टेंस नोट करना है 5 और 6 का। ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है 40 माइनस 37। 40 में से 37 हमने माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस का हमने 0.5 करना है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं उर्दू का जो लफ्ज का है इसके लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज होता है। 40 माइनस 37 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये है इस डिस्टेंस का 0.5। तो इस डिस्टेंस का 0.5 हमने 37 में ऐड कर दिया, वो 1.5 बना है, तो आंसर हो गया 38.5। अब गौर से देखें 38.5 is exactly in the center of 37 and 40। इसलिए कि 5.5 का मतलब है ये एक ऐसी वैल्यू है जो 5 से 50 किलोमीटर आगे है और 6 से 50 किलोमीटर पीछे है, तो ये उसका एग्जैक्टली सेंटर बनता है। तो 37 और 40 का अगर आप सेंटर बनाना चाहें, जैसे आप अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, वो आंसर 38.5 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने वाला रूल सिर्फ मीडियन में चलेगा, बाकियों में ये मैनिपुलेशन वाला मेथड आपको यूज करना होगा। एक एग्जांपल इसकी और ले लें ताकि आपको ये मजीद वाज़ेह हो जाए। तो ऐसी लेते हैं जिसमें ये पॉइंट के बाद और पहले वाली फिगर डिफरेंट है। जैसे ये है 8.25, वहां तक 5.5 और यहाँ पे है 8.25। 8.25 में हमने ये वैल्यू कहाँ ट्रेस करनी है, ये होगी 8वीं वैल्यू से बड़ी और 9वीं वैल्यू से छोटी। अब सबसे पहले 8वीं वैल्यू जो है उसको उठा के एज इट इज लिख दें। 8वें नंबर पे आने वाली वैल्यू है 51। अब 51 से आगे जाना है हमने, तो 51 में कुछ ऐड करना है। कितना आगे जाना है, आगे जाना है हमने 8वीं और 9वीं वैल्यू का जो डिस्टेंस है उसका 0.25 आगे जाना है।
8वें नंबर पे आने वाली वैल्यू और 9वें नंबर पे आने वाली वैल्यूज का डिस्टेंस हमने लिया। 8वें पे है 51, 9वें पे है 56, तो वो डिस्टेंस हुआ 56 माइनस 51। उसका 0.25 बनाने के लिए उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस बना इसको हमने 51 में ऐड कर दिया, तो ये डिस्टेंस 1.25 बना है। ये 1.25 51 में ऐड हुआ तो आंसर हो गया 52.25। यहाँ पे आप नोट करें तो ये 52.25 जो है ये 8 और 9 के दरमियान में नहीं बनता, जैसे मीडियन वाला दरमियान में बनता। क्लियर हुआ जी? एनीबॉडी एल्स? बच्चों में जी जी पूछिए। मैंने कहा आपने मीडियन का सिर्फ ये फार्मूला यूज करना है अनग्रुप डाटा के लिए, जो मैंने लिखा दिस वन ओनली। आप बुक खोलेंगे ना शेर मोहम्मद चौधरी वाली या वो वालकोल वाली, वहां पे आपको दो फार्मूला मिलेंगे। वो कहेगा कि अगर आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशंस इवन है तो फिर फार्मूला डिफरेंट है, अगर नंबर ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो फिर फार्मूला डिफरेंट है। मैंने आपसे कहा कि आप ये मैनिपुलेशन का तरीका आपको आता है तो आपने ये एक ही फार्मूला यूज करना है। मैंने आपके सामने करके दिखा दिया कि यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 10 है। 10 इवन है, इवन के लिए ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। अगर ये ऑड हो जाए, 11 हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ 60 के बाद आप 65 लिखिए, 11 होगी। 11 में जब आप एक ऐड करेंगे n+1 12 हो जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा, तो 6 वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जानी है, यहाँ पे 40 है। तो आपने ये एक ही फार्मूला मीडियन का याद रखना है, आपको दूसरे की जरूरत नहीं है।